मित्रों, कई साथियों के अनुरोध पर मुझे फिर से एक बार रिकॉर्ड करके व्यक्तिगत आप लोगों के लिए ये क्लास बनानी पड़ रही है। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र। ठीक है, काव्य शास्त्र है, कात्य नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलो अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो ये सब नॉर्मल सी बात है कि काव्य के दो रूप हैं, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, ये सब नॉर्मल सी बात है ना। इस पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है यहाँ पर ये संस्कृत के जो आचार्य हैं, ठीक है, आचार्य, उनका समय काल, उनके ग्रंथ। अब इनमें से आप सभी पढ़ लें तो बहुत अच्छा है, और लिख कर पढ़ें। ऐसा कोई नहीं कि कौन सा पूछा जाएगा कौन सा नहीं, क्योंकि भरत मुनि भामह दंडी वामन उद्भट्ट रुद्रट आनंद वर्धन राजशेखर, जैसे भट्ट तत्व को छोड़ दे तो भी चलेगा, भट्ट तत्व को छोड़ भी दे तो भी चलेगा, अभिनव गुप्त कुंतक धनंजय महिम भट्ट, ये सब परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, सभी के सभी परीक्षा में आए हैं, और सभी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। शोभाकार को छोड़ करके, शोभाकार जैसे वाघ भट्ट हो गए, इनको छोड़ करके, और इधर तो सभी है भाई, इधर सभी हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। अब जब हम नीचे आते हैं तो अब इसको आप ना लिखें तो भी चलेगा, अब लिखना चाहें लिख लें। अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना की है। तो कई मित्र मुझसे पूछते हैं कि मैम टीका का मतलब क्या होता है। तो देखो, ये इनके मूल ग्रंथ हैं। भरत मुनि का मूल ग्रंथ ग्रंथ नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र का इन्होंने क्या किया है, अनुवाद किया है, या कहीं यूँ कहीं कि लिखा है नाट्य शास्त्र को ही अभिनव भारती के नाम से। ठीक है, ध्वन्यालोक को इन्होंने, आनंद वर्धन का ध्वन्यालोक था तो ध्वन्यालोक लोचन के नाम से लिख दिया है। काव्य कौतुक भट्ट तौत का है, भट्ट तौत कवि हैं, आचार्य हैं। काव्य कौतुक विवरण के नाम से लिख दिया है। तो ये थोड़ा सा आप विचार करें, अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि अभिनव गुप्त के 4 ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ नहीं है ऐसा पूछ दिया जाए तो आपको ये आना चाहिए। तो ठीक है, अब ये तंत्रालोक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अब क्षेमेंद्र का कवि कंठाभरण एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाता है, और चित्त विचार चर्चा भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुवलयानंद अप्पय दीक्षित का इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप देख लेना। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको आप ऐसे दिमाग में रखें कि नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने पंचम वेद कहा, जो भी मतलब ये नॉर्मल सी बात है, ये चीजें आप ऐसे ही इनको आप ऐसे नोट करना चाहे करें ना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पर आप चाहें तो आप लिखना चाहें, आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। ठीक है, बाकी जो मैंने कहा लिखने के लिए उसको मैं ऑलरेडी बोले कि इसको आप लिख लो ऐसा करके। फिर आगे आता है कि अभिनव भारती 10 रूपक नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन, ये चारों ग्रंथ नाट्य शास्त्र से संबंधित है। तो जो अभिनव भारती के अभिनव भारती था, 10 रूपक है, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन, ये चारों ग्रंथ नाट्य शास्त्र से ही संबंधित है, तो ये बस याद रखना है। काव्य की परिभाषा और काव्य के लक्षण, तो यहाँ से काव्य के लक्षण आपको यहीं से प्रश्न बनते हैं मिलान करने के लिए कि भामह ने काव्य का लक्षण की परिभाषा क्या दी है। तो शब्दार्थो साहित्यो काव्यम गद्यम पद्यम गद्यम च तद्विधा। ठीक है, अब दंडी ने यह कहा शरीरम त्राप दृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। बामन ने कहा कि काव्य शब्दों ये गुणालंकार है, संस्कृत यो शब्दार्थयो वर्तते, तो ये हो गया अनुसार शब्दार्थो काव्यम। तो ये आप जितने हैं ना, इनको आप भोजराज का चाहें तो छोड़ दें, भोजराज का ये छोड़ सकते हैं, बाकी शब्दार्थों सहित वक्र का व्यापार निकुंतक का है, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः काव्य मम्मट का है। ठीक है, अब इधर वाक्य रसात्मक काव्यम भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम जगन्नाथ का, शब्दार्थो व पुरस्य शब्दार्थ व पुस्ताक्त काव्यम विद्याधर का। तो ये आपको पूरा भैया लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने लिख लिख के पढ़ा था, इसलिए बोले लिखना पड़ेगा आपको। और ये हिंदी के विद्वानों को चाहे तो ना भी लिखे तो भी चलेगा, पढ़ बस लें, एक दो का लिख लें, जैसे साहित्य जन समूह की सत्य का विकास है, इसको लिख लें, एक दो और हैं, और बाकी यदि इनको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी पाश्चात्य विद्वानों का कई बार एग्जाम में रिपीट में पूछा जाता है, तो इनको भी आपको एक बार देख लेना है। अब इम्पोर्टेंट क्या है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये देखो। अब काव्य हेतु, तो काव्य हेतु मतलब काव्य किस कारण लिखा गया, तो सब कुछ न लिख करके, ठीक है, सब कुछ न लिख के काव्य का तात्पर्य है, हेतु का तात्पर्य है कारण से। अब इसको ये सब पढ़ने के लिए है, आप पढ़ लें, लिखना नहीं है, ये सब पढ़ लें, पढ़ने के लिए है। फिर देखिए कि काव्य संस्कृत काव्य शास्त्र में 3 हेतुओं का जिक्र आता है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। अब ये देखना है कि काव्य हेतु को किसने क्या माना है। तो भामह ने काव्य हेतु को प्रतिभा कहा, दंडी ने कहा प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास है, रुद्रट ने कहा शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना, यहाँ से प्रश्न बनने का चांस रहता है, यहाँ से प्रश्न बनने का चांस रहता है। अब मैं प्रश्न जब लेकर आऊंगी तब आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे बनता है। तो प्रतिभा के संबंध में किसका कथन है कि काव्य तू जायते जातु कश्चित प्रतिभा वावत है, तो भामह का।
भामह ने बिल्कुल प्रतिभा को कहा, काव्य तू जाति जातु कश्चित प्रतिभा वाप्ता है। तो ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, ये वाली युक्ति कई बार एग्जाम में रिपीट हुई। मैं चाहती हूँ जल्दी ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, आप तक पहुँच भी जाए। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा वामन का देख लेना, इन्होंने जयदेव का देख लेना, पढ़ना है। जगन्नाथ का देख लेना, लिख लेना, जगन्नाथ का इसको लिख लेना आप। इसके बाद किसका लिखना है, इसके बाद अब नीचे आएंगे तो आपको लिख लेना है प्रतिभा के संबंध में। हाँ, ये वाला, ये देखो, नव प्रज्ञा नव नवोन्मेष सारिणी प्रतिभा मता, ये वाला लिखना है। फिर इधर ये भी लिखना है, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। ठीक है, ये देख लेना। आगे शक्ति कवित्व बीज रूपक संस्कार विशेषो, ये लिखना है आपको। ठीक है, अब जब वहाँ से लिखने के बाद आप आते हैं तो राजशेखर ने इसके दो भेद माने हैं प्रतिभा के। ठीक है, कार्यत्तिर प्रतिभा, भावत्तिर प्रतिभा, और प्रतिभा के तीन, रुद्रट ने भी दो भेद कहे हैं, सहजा और उपद्या। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से इसको पढ़ें। ठीक है, हेमचंद्र ने भी दो माना है, तो ये भी देख लीजिएगा। व्युत्पत्ति को लिखना है कि ये व्युत्पत्ति को पूरा लिख लेना, क्या अर्थ होता है, अभ्यास को आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, अब इधर पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा है, तो ये सब छोड़ देना है, पर बाकी पढ़ना है, लिखना नहीं है। पढ़ लेना है, लिखना नहीं है। काव्य प्रयोजन के बारे में भी आपको थोड़ा समझ लेना है कि भरत मुनि ने क्या कहा है कि काव्य प्रयोजन किस उद्देश्य से लिखा जाना चाहिए। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये लिख ना पाए तो इसको पढ़ें। जिसे रुद्रट ने पुरुषार्थ चतुष्टय माना है ना, वामन ने कीर्ति और प्रीति के उद्देश्य से कहा कि काव्य रचा जाता है। भामह ने भी पुरुषार्थ चतुष्टय माना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए रचा जाता है क्या, काव्य प्रयोजन। तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब नीचे आते हैं रस संप्रदाय में, तो रस संप्रदाय के लिए अब परिभाषाएं यहाँ पर नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है, किसने क्या परिभाषा स्वीकार की है, तो इन यहाँ पर आएंगे कि जो इन्होंने परिभाषा दी भरत मुनि ने। आप पढ़ते जाइएगा, भरत मुनि की परिभाषा आपको ये लिख लेनी है, ये वाली, ये विवाहवान भाव व्यवचारी संयोगाद्र निष्पत्ति, ये वाली आपको परिभाषा फ्रेंड्स लिख लेनी है। ठीक है, और बाकी इसको थोड़ा पढ़ लो, ये बहुत सरल है। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी हैं। ये याद रखें कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना है, रख लेना है। और फिर नीचे आएंगे तो ये सब पढ़ने के लिए है, बहुत हमारे मित्रों ने लिखा भी है, लेकिन अगर पढ़ लें तो बहुत बढ़िया है। कौन से रुद्रट अलंकारवादी होते हुए रस को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन करते हैं। ठीक है, दंडी के बारे में पढ़ लें, भामह के बारे में पढ़ लें, है ना, कौन से आचार्य किस संप्रदाय से किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, ये चीज़ें आपको थोड़ा देख लेना है। ठीक है, एक चीज़ ये भी देख लेना मम्मट का है रस के संबंध में, व्यक्तः स, ये वाला व्यक्तः स तैवायु स्थायी भावो रस स्मृत है, ये वाला देख लेना है। क्योंकि यहाँ से संस्कृत ग्रंथ ही बनते हैं, संस्कृत ग्रंथ ही बनते हैं। थोड़ा सा इसके पहले वाले अक्षर को आप अच्छे से देखे रहेंगे तो अच्छा रहेगा। रस के 4 अंग होते हैं, ये आप सबको पता है। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की संख्या 33 है, तो ये थोड़ा सा बनाए रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कायिक वाचिक आहार सात्विक, है ना, ये जो उद्दीपन के 4 अंग हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो अब ये ज़्यादा यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, ये सब आपको ऑलरेडी आता है। ये वाला टॉपिक यहाँ पर एक कायिक वाचिक आहार सात्विक, इसको थोड़ा सा देख लेना कि किसका संबंध किससे है। कायिक का शरीर से है, वाचिक का स्वर से, है ना, तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। अब जब हम आगे आते हैं तो संचारी, ये तो सब आपके पढ़ने के लिए है। हाँ, ये रस वाला देखना है, रस के भेद, रस के सभी भेद देखने हैं। अब यहाँ से रस के भेद से ये सब रस लिखना पड़ेगा आपको, सभी ने लिखा है, नीचे लिखते चले आना है, लिखते चले आने हैं। इधर यहाँ तक पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर सर्वोत्कृष्ट रस किसने कहा, तो रसराज को, रसराज श्रृंगार को रसराज माना गया है। और यहीं पर ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों वक्तव्य जो हैं इम्पोर्टेंट है ना, कि कौन से हमारे जो आचार्य हैं वो सर्वोत्कृष्ट रस किसको स्वीकार करते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर भवभूति ने कहा है करुण रस है, ए रस है करुण रस है भवभूति का, ये भी आपको एको रस है करुण एव, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ आप अच्छे से पढ़ लें, इसको पढ़ लें। और जब नीचे आप आएंगे तो रस काव्य की आत्मा है, ये सब इतना ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये वाक्य रसात्मक काव्य में सभी जानते हैं, ये रमणीयार्थ प्रतिपादिका काव्य वो रिपीट हुआ है,
तो ज़्यादा इधर काम करने की आवश्यकता है। रस निष्पत्ति को मैंने अपना एक अलग से पीडीएफ दिया है, ठीक है। रस निष्पत्ति का हमने अलग से पीडीएफ दिया है, वो आपको लिखना है, इसको नहीं लिखना है। रस निष्पत्ति और साधारणीकरण आपको यहाँ से लिखना ही नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ से। रस निष्पत्ति और साधारणीकरण को मैंने जो दिया है उस पीडीएफ से लिखना है। अब ये नीचे आना है अलंकार संप्रदाय को, तो अलंकार संप्रदाय जब आते हैं यहाँ से, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार अलंकारान प्रचक्षते किसने कहा है, दंडी ने कहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बामन ने क्या कहा है, काव्य शोभा कर्तारो धर्मा गणा गुणा, तो ये चीज़ें आपको देखना है। जो संस्कृत आचार्यों के वक्तव्य हैं वो चीज़ें आपको देखना है। और अब यहाँ यदि ज़्यादा समझ में नहीं आए तो मेरे हस्तलिखित नोट से पढ़े हैं, इसको पढ़ लीजिए। मेरे हस्तलिखित नोट्स से आप पूरा उतार लीजिए, ठीक है, मेरे हस्तलिखित नोट से उतार लीजिए जितना कुछ आपको पढ़ना है। बाकी इससे आप इसको आप तो देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये काव्य अलंकार संख्या, ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अलंकारों की क्या संख्या स्वीकार की, तो ये इंपॉर्टेंट है। काव्य के गुण इंपॉर्टेंट है, काव्य दोष मैंने आपको अलग से दिया है पीडीएफ, ठीक है। तो अब ये आप पढ़ते चले जाएं, इंपॉर्टेंट है सभी, ठीक है। अब अलंकार को पूरा उतारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रीति संप्रदाय आप चाहें तो मेरे पीडीएफ से लिखिए, मेरे हस्तलिखित पीडीएफ से रीति संप्रदाय, ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय और ये ध्वनि संप्रदाय आप वहाँ से लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसको पढ़ लें आप, विशिष्ट पद रचना रीति किसने कहा, आचार्य बामन ने कहा, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा पढ़ लेना है तो ज़्यादा सही रहेगा। एक दो बार इसको रीड कर लें और चाहे तो मेरे पीडीएफ से लिख लें। जिन्होंने लिख लिया है बहुत अच्छा किया है, जिनको ज़्यादा लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो वो मेरे पीडीएफ से आप लिखते चले जाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। आचार्य मम्मट ने रीति को वृत्ति कहा है और उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा है, तो ये वाला परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये रीति संप्रदाय। अब यहाँ से ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब ये वाला आप देखना है, रीति की संख्या किसने कितनी मानी है, यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है। ये वाला किसने वैदर्भी कहा, किसने गौड़ी लाठी पांचाली कहा है, तो ये पूरा परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। और बाकी का मेरे उससे लिख सकते हैं, काव्य गुण किसने कितने स्वीकार किए हैं, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब ये ध्वनि संप्रदाय है, तो आप इसको देख लें। और ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं है, बस इतना है कि आप थोड़ा सा मन लगा के इसको कर लेंगे तो वो हो जाएगा, है ना। तो बताइएगा इसके बाद और कौन सा पीडीएफ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वहाँ पर इसको रिकॉर्ड करके आपको बता दूँ।